हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को हम जान लेते हैं, जैसे अपवाह तंत्र, यही इसी को कहते हैं। इसका एक अन्य नाम अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, ये बात हम जान लेते हैं। जैसे जो एक मुख्य नदी जो होती है, ऐसे मान लिया ये गंगा नदी है, ऐसे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा हो गया, यमुना हो गया, काली और गोमती, ये सब मतलब बेतवा, चेनाब, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो ये बेतवा, चेनाब, सॉरी, सिंधु की नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो चंबल वगैरह हो जाएगा गंगा की। तो ये जो सहायक नदियाँ एवं मुख्य नदी के द्वारा घेरा गया क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। इसको हम ऐसे साधारण चित्र में भी समझ सकते हैं कि ये एक मुख्य नदी है और उससे मिलने वाली सहायक नदियाँ ऐसे। तो इसके द्वारा, इन नदियों के द्वारा, मुख्य नदी एवं सहायक नदी के द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही अपवाह तंत्र कहलाता है। अब एक शब्द होता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल जैसे उद्गम स्थल, जहाँ से नदियों की उत्पत्ति होती है, वो क्या होता है, उद्गम स्थल। जैसे आपने सुना होगा कि मानसरोवर झील से गंगा नदी की उत्पत्ति। ऐसे विभिन्न नदियाँ विभिन्न जगह से निकलती हैं। जहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें उद्गम स्थल कहते हैं। और फिर एक मुख होता है या मुहाना। मुख या मुहाना, ये क्या होता है, जैसे जो नदियाँ होती हैं वो निकलने के बाद कहीं ना कहीं गिरती हैं। ये कहाँ गिरेंगी, अगर देखो कहीं झील में भी गिर सकती हैं, झील से निकल भी सकती हैं और झील में गिर भी सकती हैं। सागर में गिर सकती हैं, महासागर में गिर सकती हैं, इन सब में ये गिरती हैं। और जहाँ पर ये गिरती हैं वो क्या होता है, मुख या मुहाना। जैसे विभिन्न नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बहुत सारी नदियाँ जो होती हैं अरब सागर में गिरती हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं भारत का जो प्रवाह तंत्र है या अपवाह तंत्र है, उसको कितने भाग में बांटा जा सकता है। तो जो भारत का नदी तंत्र या अपवाह तंत्र है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है हिमालयी या हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये हो जाएगा। देखिए, जो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता है वो, ये जो हिमालय नदी है इनका जो स्रोत होता है, जल का स्रोत, वो होता है हिमनद। यानी हिमनद मतलब जो पहाड़ होते हैं बर्फों से ढके, उनको हिमनद, वो बर्फ पिघल के पानी के रूप में परिवर्तित होके हिमालय नदी के रूप में आता है। और जो यानी ये जल का स्रोत है, जल का स्रोत। और जो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का जल का स्रोत होता है, ये वर्षा होता है, वर्षा होता है जल का स्रोत। इनको 12मासा कहा जाता है।
बारहमासा या बारहमासी, क्योंकि हर वक्त ये जो हिमनद है वो पिघलता रहता है और पानी मिलता रहता है, और ये नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, और ये बारहमासी नहीं होती हैं। ये जो है बारहमासी नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो है वर्षा के समय ही जल इनको मिलता है, तो ये वर्षा के ऋतु में ये प्रवाहित होती हैं, और उसके बाद में जैसे गर्मी हुआ या ठंडी का ऋतु हुआ, इसमें जो ये नदियां हैं सूख जाती हैं, ये बारहमासी नहीं होती हैं। अब हम लोग, ये हो गया थोड़ा डिफरेंट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनके कुछ प्रमुख नदी तंत्र। जैसे यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी तंत्र। और क्या, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इधर नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, और क्या, गोदावरी, गोदावरी, ये नदी तंत्र हो जाएगा, नदी तंत्र। ये सब जो नदियां हैं कहाँ, ये प्रायद्वीपीय है। तो हम सबसे पहले आओ आज देख लेते हैं हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र देखने के लिए इसको आप लोग नोट करते रहना। जो सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंधु नदी के उद्गम स्थल, आप लोगों ने पढ़ा होगा मानसरोवर झील। यहाँ पर स्थित मानसरोवर झील है, यहाँ तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। और एक झील बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद, यानी इसका दो उद्गम स्थल। आप अगर मानसरोवर झील या बोखरचू, हिमनद, ये दोनों पास में है। यहीं से थोड़ा पानी इससे और थोड़ा पानी इससे होके ऐसे ये मिल के ऐसे नदी बहती है और आके कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है, बोखरचू हिमनद से और मानसरोवर झील से। अगर पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये मानसरोवर झील, और अगर मानसरोवर झील नहीं दिया है तो बोखरचू, ये दोनों। अगर ये दोनों दिए हैं तो आप बोखरचू को ही प्रायोरिटी देंगे, और नहीं तो मानसरोवर। अगर ये पूछा जाए किस पर्वत से, तो किस पर्वत से उत्पत्ति होती है, तो एक कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी जो लंबाई है यानी लेंथ है, वो लगभग 2900 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट ये दिया है, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे तो 2880 किलोमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी। जो एग्जैक्ट है वो 2880 है, लेकिन इसको हम लगभग कितना मान लेते हैं, 2880 को 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर ये हो जाएगा इसकी लंबाई। ये 3 देश से होकर प्रवाहित होती है। जैसे तिब्बत जो है चाइना का भाग है, फिर इंडिया में, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये प्रवाहित होती है। तो इसके बारे में थोड़ा बिंदु इधर हम और लिख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ, तिब्बत यानी चीन में, तिब्बत। और फिर ये कहाँ, भारत अपने देश में बहती है।
फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में ये प्रवाहित होती है। ये पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और साथ ही में ये पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी भी है। यानी जैसे अपने भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, वैसे पाकिस्तान की जो ये नदी है सिंधु नदी, वो राष्ट्रीय नदी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय नदी सिंध नदी। और साथ में ये जाने रहेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। उसके बाद ये गिरती कहाँ है, जैसे इसका उद्गम स्थल हमने देख लिया मानसरोवर झील और बोखरचू। तो ये जो लास्ट में जाके गिरती है वो अरब सागर में, अरब सागर में, ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये हो गया इसके। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे ये, और एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे कि तिब्बत से जब ये निकलती है तो इसका नाम जो है सिंगी खबान, ये क्या है, तिब्बत का नाम है इसका, तिब्बत का नाम। इसको तिब्बत में सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर लेना हो। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है शेर का मुख, शेर का मुख। सिंगी खबान मीन्स होता है शेर का मुख। ये हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। जैसे इसका उद्गम स्थल फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, मानसरोवर झील या बोखरचू। अगर पर्वत वाइज पूछे तो कैलाश पर्वत में। और इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, लगभग 2900 किलोमीटर, यानी 2880 ना देकर दिया हो तो 2900 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति जो है वो तिब्बत में होती है, यानी चीन, तिब्बत जो है चीन का भाग है। फिर उसके बाद भारत में बहती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में, और लास्ट में जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और इसको तिब्बत में क्या सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शेर का मुख। इसको साफ कर लेते हैं। जैसे ये सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ क्या है, लद्दाख। सिंधु नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख से। जो लद्दाख में जहाँ से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दम चौक। दम चौक, दम चौक से भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी। और ये दम चौक कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। जब ये यहाँ दम चौक से होकर भारत में प्रवेश करती है तो इधर लद्दाख श्रेणी और इधर जास्कर श्रेणी, यानी जो ये सिंधु नदी है भारत में लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर
से प्रवाहित होती है। और जो लेह शहर है, लेह शहर जो है इसके दाएं तरफ यानी राइट साइड, लेह शहर दाएं तरफ स्थित है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में और इसके दो आब के बारे में भी समझ लेते हैं। दो आब मतलब भी समझ लो, दो आब, दो मतलब टू यानी दो, आब मीन्स जल, जल या पानी। तो जहाँ पर दो नदियों का पानी के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र के, जैसे एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। तो इसी में इनके हम दोआब के बारे में भी समझ लेंगे। जैसे सबसे पहले जो नदी है ऊपर सिंध नदी बहेगी, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, तो सबसे पहली नदी क्या हो जाएगी? सिंधु नदी। फिर झेलम, झेलम के बाद चेनाब, झेलम नदी, चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज। ये नदियां बहती हैं। 5, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज। अब देखिए इनके हम नाम समझ लेते हैं। जैसे कि सिंध और जो झेलम नदी के बीच का है, इसको हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सिंधु सागर। हम इधर एक एक करके लिख देते हैं। सिंधु और सिंध नदी और झेलम नदी, झेलम नदी, इसके दोआब को क्या कहते हैं? सिंधु सागर। सिंधु सागर कहते हैं। और जो चेनाब नदी और झेलम नदी, ये झेलम और चेनाब, इसके भी क्षेत्र के जो बीच में जो क्षेत्र आता है उसको हम छाज या चाज यानी इधर लिख देते हैं, झेलम और चेनाब, इसके बीच के क्षेत्र को हम छाज, छाज या चाज के नाम से जानते हैं। चाज दोआब। अब उसके बाद आएगा चेनाब और रावी नदी। चेनाब और रावी नदी के बीच के इस क्षेत्र को, इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? रचना, रचना, रचना दोआब। अब इसके बाद आएगा रावी और ब्यास। रावी और ब्यास आएगा तो उसका जो होगा बारी दोआब, बारह या बारी। रावी और ब्यास, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, रावी नदी और ब्यास नदी, ब्यास नदी, इसको हम क्या कहते हैं? बारी, बारी दोआब। अब इसके बाद ये लास्ट वाला बच रहा है ब्यास और सतलज, तो इसको विशिष्ट, विशिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। विशिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख दोआब हो गए, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया। जैसे सिंधु और झेलम के नदी के बीच का सिंधु सागर यहाँ हमने लिखा है। फिर झेलम और चेनाब के बीच का छाज या चाज के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो रावी और ब्यास है
उसको रचना, यानी चेनाब और रावी के बीच के रचना, और रावी और ब्यास है उसको बारी दोआब, और फिर उसके बाद ब्यास और सतलज है उसको विशिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाता है, जैसे जैसे पूछ लेगा कि चेनाब और रावी नदी के बीच के दोआब को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि रचना के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। सिंधु नदी कंप्लीट कर चुके होंगे और गंगा नदी तंत्र का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।